ऐसे आपकी चेयर कुछ ज़्यादा नीचे नहीं होगी सर? चल दो, ठीक है सर, के बराबर ही। ठीक ठीक है सर। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक देवेश विजय जी, जिनकी एक लंबे समय से एक मिनट। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रोफेसर देवेश विजय जी। विश्व इतिहास और विश्व की संस्कृतियों के ऊपर इनकी गहरी पकड़ है। इनकी लिखी हुई पुस्तक आज हिंदी भाषी राज्यों के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जानी जाती है और ग्रामीण भारत के परिवेश में कैसे प्रतिमान बदल रहे हैं और दुनिया के इतिहास और संस्कृति के मूल्य समय समय पर कैसे बदलते रहे हैं, इन विषय के ऊपर वो लंबे समय से पढ़ते लिखते आए हैं। विविध समाचार पत्र पत्रिकाओं में इनके कई सारे लेख हम देख सकते हैं और आज के इस हम संवाद क्लास या संवाद के कार्यक्रम में हम दुनिया के सभी उन संवेदनशील मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे जिससे मानव सभ्यता प्रभावित हुई है या आज प्रभावित हो रही है, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या यूरोप हो। तो आज जो दौर चल रहा है और भविष्य में जो दौर आने वाला है, उन सभी बातों के ऊपर थोड़ी बहुत संक्षिप्त चर्चा होगी, जिसके बारे में आजकल के हमारे विद्यार्थी लगभग अनजान हैं और किताबी बातों में या किताबी ज्ञान से वो दुनिया में बदल रहे प्रतिमानों से बिल्कुल भी अपरिचित हैं। तो हमारे इस संवाद या इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यार्थी समूह वैश्विक समाज कैसे बदल रहा है, हम इसमें कहाँ हैं, भारत देश कैसे आगे प्रभावित होगा, इन सभी मुद्दों की संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद ओंकार जी, मुझे सुधार परिचय के लिए बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी है मुझे कि हम ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं जानकारी को व्यापक स्तर पर समाज में संप्रेषित करने के लिए, और इसमें तुम्हारी बहुत ही अनुभवपूर्ण भूमिका है। उसके लिए तुम्हारे साथ जुड़ने में मुझे बहुत खुशी है। सर, पहला सवाल है कि हम विश्व इतिहास हम क्यों पढ़ें और हमें विश्व के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? इसी के साथ बल्कि हमें पहले पूछ लेना चाहिए कि इतिहास क्यों पढ़ें। इसके दो बड़े ठोस कारण हैं। हर सजग व्यक्ति को इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो इससे ज़्यादा कोई मनोरंजक काल्पनिक कहानियाँ नहीं है जितना ड्रामा और एक्साइटमेंट हिस्ट्री में है, क्योंकि वो विशेष घटनाओं के ऊपर होता है, विशेष व्यक्तियों के ऊपर होता है। साधारण आम बहुत कुछ घटता रहता है, सब कुछ तो इतिहास में नहीं जाता। तो उसमें एक सफिशिएंट ड्रामा है। एक सजग विचारशील व्यक्ति काल्पनिक कहानियों पे क्यों जाए, उससे सब मनोरंजन के रूप में भी इतिहास पढ़ना बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादा गहराई की बात यह है कि सोशल साइंसेस में कोई लेबोरेटरी नहीं है। मानव प्रकृति क्या है, साम्राज्यों का पतन और उत्थान कैसे होता है, देश कैसे विकसित या अविकसित रह जाते हैं, ये सब जानने के लिए सबसे सटीक माध्यम इतिहास ही है। क्योंकि इतिहास अपने को कुछ हद तक दोहराता है, लेकिन एक पहिए की तरह दोहराते हुए वो आगे भी बढ़ता रहता है, परिवर्तन भी आता रहता है। इसलिए इतिहास से हम आज के लिए भी बहुत कुछ सीखते हैं। पर हाँ, विश्व, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया कि विश्व इतिहास के ऊपर। एक तो ये कि अपने देश की पहचान भी तभी हो पाएगी जब हम दुनिया भर के देशों से उसकी कुछ तुलना करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें भारत में इतनी अच्छे तरह से हम परिचित हैं कि उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। हिंदुस्तान आक्रमणों का सामना नहीं कर पाया हज़ारों साल, पर जब हम ब्रिटेन से तुलना करते हैं, जापान से तुलना करते हैं, तो एकदम से स्ट्राइक करता है कि ये जरूरी नहीं था। आक्रमणकारी जो ट्राइबल्स थे, जो ज़्यादा जुझारू थे, उनको भी रोका जा सकता था, जैसे चीन ने रोका। तो हम विश्व इतिहास पढ़कर अपनी भी पहचान बेहतर बनाते हैं और फिर तुलना कर पाते हैं, और तुलना से ही कारणों को समझा जा सकता है।
जब तक हम जापान नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि आधुनिक काल में आकर एक गैर यूरोपीय देश कैसे विकसित हो सकता था। ये संभावना थी, उपनिवेशवाद को रोक सकता था। या ब्रिटेन में इतना पहले से पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे डेवलप हो पाया, क्योंकि वहाँ स्टैंडिंग आर्मी थी ही नहीं। तो ऐसी बातों पर हमारा तभी ध्यान जाएगा जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे देशों का या विश्व इतिहास में जो सबसे अच्छा होता है। बहुत अच्छा सर। एक अगला प्रश्न हमारा है कि पिछले 200 सालों से दुनिया प्रभावित हो रही है यूरोपियन वैल्यूज या यूरोपियन मूल्य से, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो। लगभग दुनिया के हर देशों के थॉट्स पे, लाइफ स्टाइल पे, खान पान में यूरोप का इम्पैक्ट है। तो इस विषय पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? यूरोप आधुनिकता में सबसे आगे निश्चय ही रहा है, ये तो कोई प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। न केवल वहाँ पर आर्थिक तरक्की बहुत तेजी से हुई, पूंजीवाद का विकास, फिर औद्योगिक क्रांति, पर विचारधाराओं के स्तर पर समाजवाद, नारीवाद, उदारवाद, ये सब चीज़ें यूरोप में ऐसी आई आधुनिक काल में जिनका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा है और कमोबेश उनको अपने अपने मूल्यों से हर देश ने मिलाकर अडेप्ट करके अपनाया है। चीन ने जैसे समाजवाद अपनाया, कम्युनिज्म अपनाया, भारत ने प्रजातंत्र, उदारवादी प्रजातंत्र अपनाया, नारीवाद सब जगह अब कुछ इलाकों को छोड़कर उसकी महत्व को समझा जा रहा है, अपनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें आधुनिक काल में यूरोप में ही आई हैं। अब उसका जो कारण क्या है कि ये इतना ज़्यादा प्रभाव और सब पर डाला, एक तो उनमें एक तर्क का आधार है कि इन सब का औचित्य है, नारी को भी सम्मान और स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए, ये एक औचित्य वाली बात है। ऐसा ख्याल किसी और संस्कृति तहजीब में नहीं आया। भारत में कुछ हद तक नारी की स्थिति अच्छी थी, लेकिन समानता का अधिकार नारीवाद के रूप में हमारे देश में भी नहीं आया था। इस्लाम वगैरह में तो उससे भी कम था। तो इनका अपना एक औचित्य है। और दूसरा ये कि यूरोप के देश औद्योगिक क्रांति करके इतने शक्तिशाली हो गए कि उसके कारण भी औरों को अपनाना पड़ा उन तरीकों को। जैसे जापान ने सबसे पहले रजिस्ट किया पश्चिमीकरण को, लेकिन पश्चिम की जो शक्तिशाली बातें हैं उनको अपना कर, बल्कि वहाँ से बड़े बड़े टूर गए, ईदो और ये उनकी कैपिटल बाद में टोक्यो कहलाई, यहाँ से बहुत सारे मिनिस्टर्स अमेरिका, रशिया वगैरह गए और उन्होंने वहाँ के मॉडल्स को बहुत क्लोजली अध्ययन किया, उसी से वो विकास तेजी पाया। अब इस मॉडल को फिर औरों को भी अपनाना है। सब बातचीत चली यूरोप की, तो आज यूरोप किस दौर से गुजर रहा है और यूरोप का फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले फ्रांस में जो हुआ, बेल्जियम में हुआ, जर्मनी में हुआ, या फिर जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम आ रही है, या यूरोपीय संघ जिन विचारों से जूझ रहा है, या ब्रिटेन ईयू से बाहर निकल गया, ब्रेजिक्स का जो एक मामला हम देख रहे हैं। तो दुनिया को 200 साल तक दिशा दिखाने वाले, चाहे वो कोई भी कारण हो, यूरोप का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? ये भी बड़ा रोचक प्रश्न तुमने किया। यूरोप की एक बहुत बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है वो है डेमोग्राफी। पॉपुलेशन ग्रोथ, वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन है ज़्यादातर देशों में अब न केवल कम हो गया है बल्कि नेगेटिव में चला गया है। चाहे पोलैंड हो, चाहे रशिया हो, इटली हो, और ब्रिटेन, फ्रांस में भी कगार पर है। वाइट्स की पॉपुलेशन तो कम होने लगी है क्योंकि उनका फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, नारी को इतने अधिकार वगैरह मिल गए हैं, तो उसमें ये प्रवृत्ति आ रही है कि बहुत ज़्यादा वो बच्चे नहीं करना चाहते, बल्कि कई लोग शादी नहीं करते या कई बगैर शादी के साथ रहते हैं और इसीलिए फिर बच्चा नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ यूरोप की वेलफेयर स्टेट इतना डेवलप्ड है कि उसके चुंबकीय आकर्षण से अफ्रीका वगैरह से और बाकी देशों से भी बहुत सारे लोग यूरोप में घुसना चाह रहे हैं, लीगली भी इलीगली। खासतौर पर जो अभी 10-15 साल में यूरोप ने बड़े पैमाने पर एक उदारता दिखाते हुए
रिफ्यूजीज को लाखों की संख्या में लिया है और ये रुक नहीं रहा है। और मेडिटेरेनियन के नीचे अफ्रीका है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ नेचुरली गुड गवर्नेंस भी नहीं है, बेरोजगारी भी है। बहुत सारे युवा 4 हथेली पर रखकर बोट्स के माध्यम से मेडिटेरेनियन पार करते और यूरोप को घुसने की कोशिश करते रहे। अब ये यूरोप की नीति ये है नहीं कि वो उनके ऊपर फायरिंग करे या उनको ज़बरदस्ती ना आने दे, बल्कि कई देश तो इतने उदार हैं कि उनको वेलफेयर फॉरन प्रोवाइड करते हैं, उनको बचा के लाते हैं जब डूब ना जाए। तो ये वहाँ पर एक नई समस्या है कि कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। इस वजह से कुछ यूरोप के विचारक बहुत चिंतित हैं, क्योंकि मानवीय दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो आने वाले हैं उनका कल्चर, खासतौर पर अगर एक फ्लड के रूप में आते हैं और इलीगली भी आते हैं, तो सब तरीके के लोग आएंगे, तो वो यहाँ के अपने कल्चर से बैलेंस हो पाएगा, एडेप्टेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये एक आगे जाकर के समस्या बन सकती है। जिसका एक अंदेशा, एक चिन्ह हमें दिखता है बेल्जियम में, जहाँ पर अब शरिया की मांग होने लगी है कि इतने मुस्लिम्स आ गए हैं कि वो अपने शरिया के हिसाब से संविधान चाहते हैं। तो ये एक चुनौती होगी, क्योंकि जो आधुनिकता है वो शरिया से मैच नहीं कर रही। कौन अच्छा है या कौन बुरा है हम इसमें नहीं जाते, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन सिंथेसिस बहुत मुश्किल है। जैसे आधुनिकता में नारीवाद, शरिया में नहीं है, तो उनका साथ कैसे संश्लेषण होगा, ये एक बड़ी समस्या यूरोप के सामने उभर कर आने वाली है। दूसरी तरफ लेकिन बड़ी बहुत यूरोप की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े जंप आने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कुछ ही सालों में दुनिया को बहुत हद तक बदल देगी। इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन ह्यूमैनिटी हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत ऑप्टिमिस्टिक साइंस हैं, ये पॉपुलेशंस का आपस में कोएग्जिस्टेंस और दूसरा क्लाइमेट का जो थोड़ा खतरा है, ये बड़ी समस्या है जो यूरोप को खासतौर से झेलनी पड़। दूसरी बात एक जो और कही जा रही है कि 2030 का यूरोप संकट में है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूरोप का सेकुलरिज्म भी खतरे में है। मल्टीकल्चरल की जो एक कॉन्सेप्ट है, बहुसंस्कृतिवाद, वो भी खतरे में है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि 2030 का यूरोप का नक्शा बदल सकता है इसी डेमोग्राफिक चेंज या जनसांख्यिकीय परिवर्तन या मिडिल ईस्ट या सीरिया, ईरान, इराक से जो लोग जाके रह रहे हैं, क्या उससे यूरोप के अस्तित्व के ऊपर खतरा आ सकता है 2030 के बाद? यूरोप के अस्तित्व पर तो खतरा नहीं आएगा, लेकिन यूरोप की जो सांस्कृतिक पहचान है वो जरूर बदलने की दिशा में है, मौलिक रूप से बदलने की दिशा में है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे मैंने कहा एक तरफ उनकी अपनी घट रही है और दूसरी तरफ इमिग्रेशन बड़े लेवल पर लीगल इलीगल दोनों तरीके से। 2030 तक ही कहना, ये तो मैं डेट पर नहीं जाऊंगा कि इतना प्रिसाइसली कि 2030 में ही कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन हाँ बहुत लंबा काल नहीं लगेगा। ये एक चुनौती उभर रही है, और साथ में जो मल्टीकल्चरलिज्म की तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, वही उसी का ही चैलेंज है। यूरोप ये मान के चल रहा था कि अगर हम भेदभाव करते हैं संस्कृतियों में भी, तो वो एक रेसिज्म की निशानी है, बहुत गलत बात है। लेकिन रेस सब एक जैसी होती है, रेसिज्म बिल्कुल गलत बात है, यानी कि दूसरी जो प्रजातियां हैं मानव की, उनके प्रति भेदभाव करना वो गलत है। लेकिन संस्कृतियों के मूल्य और आदर्श अलग अलग होते हैं, उनके विश्वास अलग अलग होते हैं, तो उनमें आपस में तारतम्य बिठाना कभी चुनौती हो सकता है। अगर अचानक से बहुत सारे नई कोई प्रजाति किसी पूरा समाज में आ जाए, तो संस्कृति और रेस का फर्क करना बहुत जरूरी था, जो यूरोप की नीतियों में नहीं किया जा रहा है। रेसिज्म गलत है,
किसी भी मानव प्रजाति को अच्छा या ज़्यादा बुरा मानना गलत है, लेकिन संस्कृतियों के अंतर को समझना और उनमें तारतम्य हो सकता है या नहीं, इस बात को इग्नोर करना भी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, जो कि यूरोप की नीतियों में कुछ हद तक थी। बल्कि यूरोप में ये कहना जरूरी होगा, दो तरह की पार्टियां हैं। एक है जो कंजर्वेटिव, जैसे उदाहरण है ब्रिटेन की पार्टी, जो कि इन मुद्दों को महत्व देते हैं, ये हमें लिमिटेड माइग्रेशन अलाउ करना। दूसरी तरफ जो लेबर पार्टी है, या समझिए फ्रांस में लेफ्ट पार्टीज हैं, या जर्मनी में सोशलिस्ट पार्टीज हैं, ये ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के ऊपर ज़्यादा उदार होना चाहते हैं। तो ये कश्मकश अमेरिका में भी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, ये हर तरफ एक पश्चिमी जगत है, उसमें ये एक द्वंद्व है, और ये एक चुनौती रहेगी इस पूरे विकसित समाज के। धन्यवाद सर। एक बात और कि यूरोप पिछले 200 सालों से एशिया और अफ्रीका को इफेक्टेड कर रहा है, तो यूरोप या यूरोप का एक्सटेंशन अमेरिका में इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे सेकुलरिज्म खतरे में आना, मल्टीकल्चरलिज्म खतरे में आना, तो क्या उसका प्रभाव एशिया और अफ्रीका जैसे देशों के ऊपर भी पड़ेगा? ये बात थोड़ा सा आप विस्तार से जरा बताएं सर। नहीं, निश्चय ही यूरोप की क्या स्थिति रहती है, या उसमें हम अमेरिका को भी कहते हैं, पश्चिम कह लें, तो ये एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया में चाइना की पावर और इंडिया किस हद तक और कितनी तेजी से विकसित हो पाता है, ये बहुत अभी अनिश्चित है। चाइना अभी कुछ उसमें क्षीणता के चिन्ह नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर चाइना बहुत बड़ी पावर बन जाता है और वो डिक्टेटोरियल पावर है, तो वो साइबर अटैक्स और बायोलॉजिकल अटैक्स और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत विनाशकारी रूप से भी कर सकता है, जो ज़्यादातर डिक्टेटर्स करते हैं। इसमें चीन के लोगों की हमें आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डिक्टेटर्स की टेंडेंसी होती है कि अपनी पावर को कायम रखने के लिए वो आक्रामकता बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कई बार, और नई टेक्नोलॉजीज ये मुहैया करा रही हैं चीन को। इस तरह के ये केवल अब न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है, साइबर अटैक्स का थ्रेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बाकी देशों को बहुत भयंकर नुकसान पहुँचाने के लिए, और बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जैसा कि लग रहा है कि चाइना एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोविड की, हाँ कोविड से ये तो जग जाहिर, तो ये खतरे हैं, और इसमें यूरोप और अमेरिका का मजबूत रहना बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि ऐसी पावर को रोकने के लिए हिंदुस्तान अकेले शायद बहुत असहाय महसूस करेगा। एक चीज और सर, लैटिन अमेरिका हो गए या कुछ अन्य और छोटे देश हो गए, इनकी चर्चा हम लोग ज़्यादातर करते नहीं हैं, थोड़ी बहुत ही जानकारी है, जैसे ब्राज़ील में आज जो हुआ, या चिली में, या कभी फुटबॉल मैच हुआ तो अर्जेंटीना वगैरह की बात हो गई, तो क्या वो भी उसी तरह प्रभावित होंगे जिस तरह एशिया में चीन या भारत जैसे देश प्रभावित हो सकते हैं? एक और भी देखा गया कि जैसे अमेरिका के नीचे जो मैक्सिको है, कहा जाता है पूरा वो मैक्सिको नशे में डूबा हुआ है, हॉलीवुड की फिल्मों में जैसा हम लोगों ने देखा, या फिर लैटिन अमेरिका के देश इतने ज़्यादा वेलफेयर स्टेट बन गए जैसे अर्जेंटीना वगैरह, उनकी करेंसी का जो इतना डिवैल्यूएशन दिखाई दिया गया, तो लैटिन अमेरिका इन परिवर्तनों से कितना प्रभावित होगा जिस तरह एशिया के ऊपर उम्मीद की जा रही है? लैटिन अमेरिका चीन से बहुत दूर है, और चीन वहाँ पर थोड़ा बहुत निवेश कर रहा है अमेजन वगैरह में, लेकिन स्ट्रैटेजिक दृष्टि से वो बहुत ज़्यादा उस तरफ आक्रामक नहीं है, क्योंकि अमेरिका उस पूरे एरिया को स्ट्रैटेजिक दृष्टि से अपना क्षेत्र मानता है। लेकिन लैटिन अमेरिका की एक दूसरी समस्या है, यहाँ पर जो मैंने कहा दो तरह की पार्टियाँ हैं पश्चिम में, एक जो ग्लोबलाइजेशन और वेलफेयरिज्म इन सब पर बहुत ज़्यादा उदार है, और उनके वेनेजुएला वगैरह में जैसा हमने देखा,
उनकी वजह से विकास बहुत ज़्यादा रुक गया या बल्कि अवनति भी हुई। तो ये लैटिन अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज में सोशलिस्ट पार्टीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी लूला और बोल्सोनारो का ब्राज़ील में भी हम झगड़ा देख रहे हैं, लूला जीत गए, वो लेफ्टिस्ट पार्टी से। तो ये वेनेजुएला में भी था और भी लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज में इनका इन्फ्लुएंस है। तो गवर्नेंस लैटिन अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा नहीं रहा, जबकि उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूएसए ये इतने विकसित रहे। ये यहाँ कुछ तो तहजीब का थोड़ा सा फर्क है। लैटिन अमेरिका के लोग ज़्यादातर स्पेन और पुर्तगाल से आए, और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी उसके अंदर उनके जीन शामिल हैं। अंतरजातीय विवाह काफ़ी हुआ उत्तर की तुलना में, लेकिन जो खास रुकावट ला रहा है वहाँ पर गवर्नेंस की बहुत कमी है, और उसमें कुछ हद तक ये जो सोशलिस्ट पार्टीज हैं इनकी अच्छी मौजूदगी इसका कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो सर ये मुफ्त की राजनीति या वामपंथी जो लोक लुभावन राजनीति है उसी का परिणाम है लैटिन अमेरिका भुगत रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि वेलफेयर बहुत अच्छी चीज़ है, और एक लेवल पर जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो सभी कुछ फ्री किया जा सकता है, लेकिन विकास की दर को कम करके वेलफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा देना ये अच्छी नीति नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाए बगैर अगर हम बांट सकते हैं, चाहे फ्री भी बांटें तो ठीक है, लेकिन जो और भी ज़्यादा एक बुरी चीज़ जो सोशलिस्ट पॉलिसीज में होती है वो है एंटरप्रेन्योर्स पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। हैवी टैक्सेशन तो है ही, हैवी टैक्सेशन तो अमेरिका भी कर रहा है, बल्कि वहाँ पर तो डेथ ड्यूटी, कोई अमीर मरता है तो उसकी जो इनहेरिटेंस मिलती है वारिस को, उसको उस साल का इनकम टैक्स में ऐड हो जाता है उसका, तो 30-40% उसे वो टैक्स में दे देना पड़ता है। हम लोग के यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है। तो एक तरीके से अमेरिका में तो ये बराबरी की नीति अपनाई जा रही है, हैवी डेथ ड्यूटी लगती है, एस्टेट ड्यूटी बोलते हैं, लेकिन टैक्स आप लगाइए पर एंटरप्रेन्योर को काम ना करने, उसको रेगुलेशंस में, रेड टेप में बहुत ज़्यादा उलझाए, जैसे सोशलिस्ट जो मॉडल्स हैं उनके फेलियर का ये बड़ा कारण है। बराबरी का आदर्श बुरा नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर की एनर्जीज को वेस्ट करना रेड टेप में ये बहुत बुरा है, जो सरकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी करती है सोशलिज्म के नाम पर, ये बहुत बढ़ जाता है। ये कहें कि 90 के दशक के पहले का भारत जिस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहा वो दौर अभी भी लैटिन अमेरिका के देशों में बड़ा सटीक होता है। एक चीज मैं और कहना पूछना चाहूंगा सर कि अफ्रीका के बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका लगभग 90% देश गृह युद्ध में झुलस रहे हैं। एक तो ये सीन है, दूसरा अभी भी वो यूरोप के चुंगल से मुक्त नहीं हुआ है। कुछ जगह जैसे दक्षिण अफ्रीका में भी है, लेकिन वहां भी कई सारे गैर कानूनी, जैसे हीरो के स्मगलिंग हो गया, अवैध व्यापार हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब हो रहा है। तो अफ्रीका का भविष्य कैसे हम देखें? और जो एक हम लोग पढ़ते हैं ना अफ्रीकी तरबूजों का बंटवारा, तो जिस प्रकार अफ्रीका के नक्शे हैं आज जो हमारे सामने आते हैं कि विश्व के विकसित बिस्मार्क जैसे व्यक्तियों ने मिल बैठ के पेंसिल से इनका भविष्य निर्धारित किया, तो अभी भी लग रहा है कि वैश्विक महाशक्तियां अफ्रीका को अपना कुरुक्षेत्र या रणक्षेत्र बना रखी हैं। तो क्या नजर आता? और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात, धार्मिक जंगों की क्या हैसियत रही है? अभी भी जिहाद या क्रूसेड कई जगहों पे, कई देशों में देखे जा रहे हैं, जैसे नाइजीरिया बोको हराम, जैसे कि सोमालिया अल शबाब, सूडान, जैसे सूडान, जो वहाँ के सैनिकों को सैलरी न दे करके खुल के कहता है किसी को भी लूट लो, किसी भी लेडीज को उठा लो। तो यहाँ पे यूएन भी चुप है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यू या ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। कई जगह पर तो कई अखबारों में ये भी निकला है कि हर देश में जो भी डिक्टेटर हैं वो इनकी कठपुतली हैं, चाहे वो लीबिया के कर्नल गद्दाफी हों या फिर नाइजीरिया के वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कई सारे अन्य लोग, बिना उनके सहमति या मर्जी से ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है और अफ्रीका का भविष्य आपको क्या दिख रहा
अफ्रीका का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले तो हम चिर ऋणी हैं इसी महाद्वीप से मानव का विकास हुआ। सारी मानवता पूरे विश्व में यहीं से ईस्ट अफ्रीका से निकली। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि चाहे एंशियंट पीरियड हो, मध्यकाल हो, चाहे वर्तमान हो, अफ्रीका बाकी सब एरिया से इजिप्ट को छोड़कर एंशियंट पीरियड में बहुत पिछड़ा रहा। तो इसीलिए मैं जो अफ्रीका का पिछड़ापन नजर आता है या उसमें गृह युद्ध बहुत जगहों पर नजर आ रहा है, उसके लिए औपनिवेशिक साम्राज्यों को बहुत ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि औपनिवेशों के आने से पहले भी, जैसे मध्यकाल में जो तरक्की चीन और भारत में हो गई या इंग्लैंड फ्रांस में होने लगी थी, वो अफ्रीका में कभी नजर नहीं आई। जैसे मैंने कहा, एक इजिप्ट को छोड़कर प्राचीन काल में मानव वहां से आया, लेकिन कोई बड़े शक्तिशाली और वैभवशाली संस्कृतियां, साम्राज्य वहां पर नहीं बन पाए, काफी लंबे समय तक नहीं चल पाए। हालांकि घाना थोड़ा सा बेहतर है, कुछ कोनों में है, लेकिन जो विकास एशिया में हुआ, यूरोप में हुआ, वो अफ्रीका में और अमेरिका के महाद्वीपों में नहीं हुआ। अमेरिका के महाद्वीप का तो समझ आता है, क्योंकि वहाँ पर विचार नहीं पहुँच पा रहे, विचारों का आदान प्रदान जो इधर हो रहा था वो एकदम कट गए, तो वहाँ पर तेजी से विकास नहीं हुआ। लेकिन अफ्रीका तो जननी था, बल्कि सभ्यता भी सुमेर के बाद सबसे पहले इजिप्ट में, अब तक के जो रिकॉर्ड हमें बताते हैं। हालांकि अब भी हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी सभ्यता शायद इंडस वैली से ज़्यादा पुरानी है, द्वारका और काशी के बारे में जो बात चल रही है। लेकिन कुछ 100 सालों का, 1000 साल का फर्क हो सकता है। अफ्रीका में तो काफ़ी ये जो औरों की तुलना में विकास की दर काफ़ी रुक गई। अब इसमें आज की क्या स्थिति है, जैसा तुमने बताया कि गृह युद्ध और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ज़्यादातर देशों में, और जैसे साउथ अफ्रीका भी आज़ाद होने के बाद बल्कि विकास और ज़्यादा वहाँ पर कम हो गया। गवर्नेंस पहले से अच्छा होने की बजाय उसमें गिरावट आ रही है। तो समस्याएं बहुत है अफ्रीका के सामने। एक तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से, और आर्थिक जो तरक्की है उसकी रफ्तार और रूपों से बहुत धीमी। यहाँ तक कि एग्रीकल्चरली भी इतना रिच कॉन्टिनेंट होने के बावजूद सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। यूक्रेन में जो अब अनाज बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा इस समय खामियाजा अफ्रीका के कई देशों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन एक तो वहाँ बहुत लेट आया और पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, ये तो सर मूल बात है ही। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने को मिला कि उनके ऊपर 14 केसेस चल रहे हैं, जिसमें लूट, डकैती, मर्डर और रेप्स भी हैं, और वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। और एक दूसरा आंकड़ा मिला ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स में कि लगभग 100% जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर ऑल क्रिमिनल्स। मतलब राजनीति का अपराधीकरण एकदम चरम पर है। ये इस पर मैं एक बहुत अच्छा तुमने ये पॉइंट जोड़ा। अब ये सवाल उठता है कि ऐसे लोग क्यों चुने जाते हैं। ये ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ पर ट्राइबलिज्म या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कि ये हमारी ट्राइब का है या ये हमारे मज़हब का है, ये हमारी जाति का है, तो चाहे वो डकैत, हम उसको ही उसी को वोट डालेंगे। जहाँ पर ये बहुत हेवी डोमिनेंट हो जाता है ट्राइबलिज्म पहले। हमारे देश में भी देखें अगर, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जातिवाद बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनका गवर्नेंस भी पुअर है, और वहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ज़्यादा है। जहाँ पर जातिवाद कम है वहाँ पर ये वो क्षेत्र ज़्यादा बेहतर स्थिति में। अब जातीय पहचान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हद तक कि हम चाहे क्रिमिनल हो, हमारी जाति का तो हम उसी को वोट डालेंगे, जब इस स्थिति इस स्तर तक आ जाती है भेदभाव जातियों में दूरियां, तो फिर वो समस्या गवर्नेंस के रूप में नजर आती है। तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि राजनीति के अपराधीकरण के वास्तविक कारण क्या है।
लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होने के कारण क्या है, और बीमारू राज्य जो कहे जाते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, इसमें से 2 राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश की दुर्दशा के कारण क्या है। खैर सर, दूसरी एक बात मैं सर कनाडा के बारे में पूछना चाहूँगा। अभी दिल्ली के लगभग उत्तरी दिल्ली के हर घरों से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, पूरा पंजाब लगभग वहाँ बसा हुआ है। इनफैक्ट कि कनाडा के कई स्थानों में पंजाब हमें दिख रहा है। तो कनाडा का अतीत क्या रहा है, भारत से उसकी कनेक्टिविटी क्या रही है, अभी जो खालिस्तान की जो विचारधारा चल रही है टेररिज्म की, उसमें क्या भूमिका रही है, और भारत सरकार कनाडा को लेकर इतनी सुस्त क्यों है, और कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 50 सालों में वो भी पंजाब जैसा दिखने लगेगा। और एक और अवधारणा है कि भारत विरोधी केंद्रों के रूप में कनाडा एक बड़ा सेफली प्लेस बना है, जैसे कभी दुबई था, अभी तो नहीं है उतना ज़्यादा। तो कनाडा के बारे में आपको क्या दिखाई देता है, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेके, और भारत के साथ इसकी कनेक्टिविटी क्या क्या हो सकती है? मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, एक तो रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं, और तुम रैपिड फायर तो करते हो वो भी मशीन गन से करते हो। और खैर बहुत रोचक है ये सिलसिला। कनाडा की जहाँ तक अतीत की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्रदेश है और पॉपुलेशन बहुत थिन थी यहाँ पे, और रेड इंडियंस वगैरह कुछ ट्राइब्स वहाँ पर लेक एरिया में होती थी, और बिल्कुल जो उत्तरी कनाडा है वो तो प्रायः मानवविहीन था। जब ये यूरोप से शरणार्थी पहुँचे, खासतौर पे वो लोग जो सताए जा रहे थे यूरोप में, तो इन्होंने शुरुआत की थी अमेरिका कनाडा को बसाने की। तो जैसे लैटिन अमेरिका वहाँ तो कॉन्करर्स गए थे जो जिनको राजाओं ने ही भेजा था, लेकिन इंग्लैंड आयरलैंड वगैरह से जो बहुत सारे लोग गए वो धार्मिक रूप से या कानून के हिसाब से प्रताड़ित थे, वो लोग ज़्यादा गए। तो इन्होंने यहाँ शुरू में कॉलोनीज बनाई, और अभी भी कनाडा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ बहुत कम है, इसीलिए उसको माइग्रेंट्स के लिए वो बसा भी सकता है, लैंड बहुत सस्ता है वहाँ। बल्कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों को शायद पता ना हो, दुनिया का सबसे कीमती लैंड खाली बॉम्बे में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि जो हमारे गाँव का लैंड भी है बहुत ज़्यादा कीमती हो गया है। उसका कारण ये है कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं सेल पर, और एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करने की बहुत हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं। कनाडा वगैरह में लैंड सस्ता पड़ता है, यहाँ से लोग थोड़ा लैंड भी बेच के वहाँ पे बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स खरीद लेते हैं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर पॉपुलेशन भी बहुत वहाँ ट्रांसफर हो रही है। कनाडा की जहाँ तक भविष्य की बात है, वहाँ पर भी वही कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी का द्वंद्व है, और लिबरल पार्टी ज़्यादातर देशों में बहुत ओपन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन को अलाउ करना चाहती है। कंजर्वेटिव पार्टीज जहाँ तक यूरोप और ये पश्चिम की हैं, ये अगेंस्ट नहीं है माइग्रेशन की, लेकिन ये कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड माइग्रेशन चाहते हैं। आवश्यकता लेबर फोर्स में कहाँ चाहिए लोग, उसी तरह के लोगों को बुलाया जाए। तो ये द्वंद्व कनाडा में भी चल रहा है, और अभी जो ट्रूडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो लिबरल पार्टी के हैं, और उनका काफ़ी क्लोजनेस है और नॉन वाइट पार्टीज से, माइनॉरिटीज से। लिबरल्स हमेशा माइनॉरिटीज को ज़्यादा चैम्पियन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी है। ये माना जाता है कि भाई कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है, ये माइनॉरिटीज को ज़्यादा वॉइस देती है, जबकि बीजेपी माइनॉरिटीज के बारे में समानता का नीति अपनाना चाहती है, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देना चाहती। इसी तरह से वहाँ भी। तो ट्रूडो की लेकिन चिंता की बात यह है कि वही जो अक्सर होता है माइनॉरिटीज के नाम पर कई बार उग्रवादियों से भी संबंध बन जाते हैं, और ट्रूडो खालिस्तानियों के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। तो भविष्य तो खैर कनाडा का ठीक है, लेकिन वहाँ पर वाइट्स की वही जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में, वो ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा दशकों तक नहीं रहेगी। कनाडा के भविष्य से तात्पर्य मेरा जो पंजाब और चंडीगढ़ जो नशे के कारोबार में डूबा हुआ है, या फिर जो पंजाब में जो भी समृद्धि दिखाई दे रही है
या अभी नेटफ्लिक्स पर भी जो कुछ भी आया, या फिर खालिस्तान का आंदोलन चला, या फिर गुलजार साहब की पिक्चरों से जो हमने पंजाब को समझा, यश चोपड़ा की फिल्मों से पंजाब अलग है, वास्तविकता कुछ अलग है। तो जो एक पूरा पंजाब नशे में डूबा हुआ है, जो उड़ता पंजाब दिख रहा है, या खालिस्तान के आंदोलन जो 90 के दशक तक समाप्त हो चुके थे फिर से सर उठा रहा है, या फिर जो पंजाब में नई सरकार आम आदमी पार्टी की दिख रही है, उसकी कनेक्टिविटी कर्नाटक से बहुत ज़्यादा दिख रही है और डेमोग्राफिक भी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। तो एक हमारी सीखियत या हमारे पंजाब का जो एक खुशबू और कनाडा की पश्चिम उदारवादी विचार या समृद्धि, और उसमें पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता, आईएसआई की जो नई क्रियाकलापें हैं, तो इन सब में मिक्सअप होकर के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो अगला दुबई या भाई लोग का नया ठिकाना बनते जा रहा है? और जिस प्रकार के विद्वेष सिद्धू जैसे गायकों में दिख रहे हैं, या उसके प्रति जो हमारे अंदर सॉफ्टनेस दिख रही है, तो कनाडा क्या भारत विरोध का एक नया केंद्र धीरे धीरे विकसित होने वाला है, जिसमें विरोधी भी हम होंगे और विरोध सहने वाले भी हम होंगे, या फिर हमारी नई युवा सिख समुदाय के लोग जो एक प्रखर और मुखर होकर के भारत या भारत की संस्कृति या भारत की सभ्यता के बारे में जो उल्टे सीधे बोलते हैं, जिसमें हमारे युवराज सिंह क्रिकेटर के पिताजी भी हैं, तो ऐसे लोगों का एक बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है कनाडा। तो इस बारे में आपका सर क्या ख्याल है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, कनाडा फंडिंग का बहुत बड़ा जरिया है यहाँ के सेपरेटिस्ट के लिए। ड्रग्स मेरे ख्याल से आमतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते आते हैं, और आईएसआई जो है वो तो कोई मौका छोड़ता नहीं है। उनकी पॉलिसी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हमें वॉर ऑफ 1000 कट्स, 1000 ईयर्स की वॉर चलानी है हिंदुस्तान के खिलाफ। वो तो जैसे होता है ना, कोई सौतेला भाई मतलब जल भून के, और वो सुधर ही नहीं सकता, वो वाली उनकी हालत है। लकीली अभी उनके अपने फाइनेंशियल हालात इतने ख़राब हो गए थे कि जब मोदी ने 2019 में जवाब दिया तो वो घबरा गए, क्योंकि उनका पैसा नहीं है ज़्यादा दिन की लड़ाई चलाने में। तो वो केवल एक चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि वो कभी अगर लड़े तो चीन उनका साथ दे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो अगर हमारी सरकार स्ट्रांग रहेगी तो हम टैकल कर लेंगे इस चीज़ को। बस हमारे अंदर ट्रोजन हॉर्सेस नहीं होने चाहिए। गद्दार सरकार में ही पहुंच गए थे, एक स्थिति ऐसी आई थी, वो उनको शय दे सकती है दुस्साहस करने का, वरना हमें इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, चीन और पाकिस्तान का डुअल अटैक ना हो, वो हमारी डिप्लोमेसी को संभालना हो। और ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पंजाब में डूबा हुआ है, शायद ये शब्द हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ भी, दिल्ली में भी काफ़ी ड्रग्स हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रायः हर व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है। पंजाब में भी ऐसा ही है, प्रायः हर व्यक्ति नहीं है, लेकिन हाँ हर गाँव में पहुँच गया है ड्रग, और उसमें आईएसआई की बहुत बड़ी कारस्तानी। कनाडा से फंडिंग वगैरह इनका आ रहा है, और ये एक समस्या है। पर जो सिख खालिस्तानी मूवमेंट है, उसकी एक समस्या ये है कि केवल 2% सिख हैं हिंदुस्तान में। पंजाब की भी करीब करीब आधी पॉपुलेशन नॉन सिख है, और आधे सिख 2% में से पंजाब के बाहर रहते हैं। तो बहुत सारे सिख मेरे ख्याल से कभी भी खालिस्तान जैसी प्रवृत्ति को साथ नहीं देना चाहेंगे, जबकि शांत दिमाग से सोचे, और खासतौर पर अगर केंद्र मजबूत ना, अगर केंद्र ही बहुत ज़्यादा गद्दारों से भर जाए और बहुत विखंडित हो जाए, और तो उस स्थिति में तो जैसे सोवियत यूनियन का कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी समस्या मुझे लगती नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि खासतौर पर एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। अभी मैं गाँव में भी थोड़ा ट्रोल करके शोध किया है मैंने, अब काफी लोग जाति से उठकर वोट डाल रहे हैं। और वो हमारे वामपंथी यहाँ पर कई बार ये कहते हैं, जो सिक्युलर, मैं सेक्युलर की जगह इनको सिक्युलर कहता हूँ, ये लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व की वजह से हो रहा है। जो जैसे योगी की गवर्नमेंट है, 50% वोट, ये तो अनप्रेसिडेंटेड। तो ये एक्चुअली हिंदुत्व की, जहाँ तक मैं बात करता हूँ गुजरों से, जाटों के बीच जाकर के, वो इसलिए नहीं डाल रहे हैं हिंदुत्व की वजह से, राम मंदिर की वजह से। वो तो पहले भी था, लेकिन नहीं डाला उन्होंने।
10 साल सोनिया गांधी के अधीन सरकार चली, लेकिन वो पहले जाति के आधार पर वोट, जो पार्टी उनकी जाति का व्यक्ति खड़ा कर देती थी उसको वोट आते थे। अब लेकिन ये हो रहा है कि ये लोग अपराध से इतना परेशान हो गए थे कि बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही। इतना ज़्यादा जो समाजवादियों के नाम पर अपराधीकरण को जो शय मिली, उससे त्रस्त होकर इन्होंने बीजेपी को उठाना शुरू किया। और फिर बीजेपी को जब मौका मिला तो मोदी ने विकास इस तरह का इम्प्लीमेंट करके दिखाया। नीतियाँ तो पहले भी होती थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बेटर हुआ तो उससे और कंसोलिडेट हो गया। तो ये अगर स्थिर सरकार रहती है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समस्या ये नहीं कर पाएगा। हाँ, ड्रग्स की एक समस्या है, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में है, और इसको टैकल करने की निश्चय जरूरत है। तो सर का तात्पर्य ये था कि एक तो पंजाब में जो सिख कौम को जो कमजोर करने की जो बात पाकिस्तान के हेड ने खुल के बाइट कही थी कि अगर भारत के ऊपर कब्जा करने से हमें डर लगता है तो पहले सिख को ही नशे में डुबोना होगा। एक तो ये बात। दूसरी सर जो आपने बात कही कि वोटिंग बढ़ रहे हैं और उसमें सुरक्षा की बात है, तो यहाँ पर हमें भौकाल वेब सीरीज जरूर देखना चाहिए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपराध का गढ़ रहा, कैसे रहा और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे होते रहे। जैसे दिल्ली से कोई 4 व्हीलर गायब हो रहा है तो 2 घंटे में मेरठ में उसका पर्चा ढीला हो जाता है। तो इस बार की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। तो मेन कहना है कि सुरक्षा और एक संकट, ये 2 बड़े कारण हैं जिससे वोटिंग बढ़ी है जाति और को लेकर। इसमें हिंदुत्व की कहीं कोई बड़ी भूमिका नहीं है। तो यहाँ भी सर अपनी संस्कृति का बचाव ही मेन दिखाई दे रहा है। फिर चलते हैं सर अमेरिका आज किस स्थिति से सरवाइव कर रहा है, खासकर ट्रम्प के बाद और बाइडेन अंकल का जो दौर है। और कहा जा रहा है कि जो ये मानवाधिकार, सेकुलरिज्म, ह्यूमनिटी और सबसे बड़ी बात मल्टीकल्चरल जो कॉन्सेप्ट अमेरिका ने दुनिया को दिया, क्या वो खतरे में है। अभी कुछ सर्वे हुए थे जिसमें रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के 50% से ज़्यादा लोग सेकुलरिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म को छोड़ के धार्मिक होना चाहते हैं, या ये कहिए कि ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं, चाहे वो कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो। तो एक ये जबरदस्त चेंज आ रहा है जो मॉडर्निटी या आधुनिकता को एक तरीके से थप्पड़ मारने वाली बात हो गई कि हमें धर्म के संस्कारों से, विचारों से दूर जाना चाहिए, हम उतने मॉडर्न हैं। फिर अमेरिका जैसे देश, विकसित देश, यूटर्न लेते हुए मल्टीकल्चरलिज्म को खत्म करके धर्म या रिलीजन के शरण में वापस जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और ये असर पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा? वैसे नास्तिकवाद यूरोप में कहीं ज़्यादा है। अमेरिका में हमेशा से चर्च अटेंडेंस, जो सबसे अच्छा पैमाना होती है कि कितने लोग अभी भी रिलीजियस हैं, वो यूरोप से कहीं ज़्यादा रहा था। ये केवल हाल में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये 9/11 के बाद थोड़ा सा क्रिश्चियन असर्शन थोड़ा बढ़ा। पर मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है अमेरिका में, और ये हर डेमोक्रेसी में है, एक पार्टी होती है जो कि माइनॉरिटी राइट्स को बहुत ज़्यादा चैंपियन करती है, कभी कभी सुरक्षा के मुद्दों पे कॉम्प्रोमाइज़ करती है, माइनॉरिटी अपीजमेंट भी करने लग जाती है। तो इस समय की जो वहाँ की लिबरल पार्टी है वो उस दिशा में जाती नजर आती है, और जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो सुरक्षा के मुद्दों को थोड़ा ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो भी जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं, जैसे मोदी भी यहाँ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में कोई भेदभाव नहीं, वो खाली कहने की बात नहीं है, लेकिन हाँ अपीसमेंट ज़्यादा नहीं करें। तो वोट बैंक्स के लालच में कुछ जगहों पर माइनॉरिटीज़ का अपीसमेंट कुछ पार्टीज करती हैं, वो बाइडेन की पार्टी अभी करती नज़र आ रही है। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बाइडेन ने फिस्कल डेफिसिट यूएसए का बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। वो तो डॉलर क्या है कि डिफॉल्ट करेंसी है वर्ल्ड की, डॉलर अभी तक टूटने के कहीं पास नहीं है, इसलिए वो जितना मर्जी छाप ले वो डॉलर की वैल्यू कम नहीं हो रही। लेकिन ये आगे जाकर अमेरिका को नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जैसे मैं आंकड़े देता हूँ, यूएसए की जो जीडीपी है, जो उनकी
हिंदी में क्या कहते हैं, सकल GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो करीब $25 ट्रिलियन है। पूरे विश्व की $100 ट्रिलियन, लगभग मोटे आंकड़े दे रहा हूँ, पूरे विश्व की 100 ट्रिलियन। हिंदुस्तान की अभी 2.5 ट्रिलियन हो गई है, 3 के करीब पहुंच रही है। यूएसए की है 25 ट्रिलियन, जबकि उनकी पॉपुलेशन हमसे चौथाई है, इसलिए वहाँ पर कैपिटा इनकम उनकी हमसे करीब 50 गुना हो जाती है। लेकिन इस $25 ट्रिलियन की जीडीपी पे जो डेट है यूएसए की गवर्नमेंट का, टोटल डेट, ऋण जो लिया हुआ है, वो 150% जीडीपी का है। मतलब करीब $40 ट्रिलियन तो उनका टोटल डेट है। और उस पर जो वो डेट कैसे बढ़ता है, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ा दिया है बाइडेन ने। ये ट्रम्प की एक अच्छी बात थी, ट्रम्प बहुत प्राइसेस वगैरह सब कंट्रोल थे। बाइडेन के टाइम में प्राइसेस वगैरह बहुत बढ़ गए क्योंकि करेंसी बहुत छापी गई, कुछ हद तक अपीजमेंट के लिए, वो रेवडिंग कल्चर की वजह से। तो ये एक खतरा बन गया। जैसे उन्होंने सारे कॉलेजेस, वहाँ कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, लेकिन बैंक से लोन मिल जाता है, उनके लोन सारे माफ कर दिए। बहुत बड़ा ये खर्चा बजट पर आ गया। तो ये कुछ समस्याएं यूएसए की पॉलिटिक्स में आ रही है, जिससे कि यूएसए और सबसे बड़ी बात बॉर्डर, ट्रम्प ने वॉल बनाई थी, लेकिन इन्होंने बॉर्डर खोल दिया। और लीगल माइग्रेशन तो अच्छी चीज़ है, खुला दिल होना चाहिए, लेकिन इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कई जगह बहुत ज़्यादा क्राइम तक बढ़ चुका है और उनके पॉपुलेशन डायनामिक्स को बहुत अफेक्ट करने जा रहा है, वोट पैटर्न को अफेक्ट करने जा रहा है। तो ये जो थोड़ी सी अमेरिका को की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, जैसे ट्रम्प के सामने चाइना नहीं इतना आक्रामकता दिखा था, उत्तरी कोरिया भी डिसिप्लिन था, रशिया ने अटैक नहीं किया, लेकिन बाइडेन के टाइम में ये सब हो रहा है क्योंकि अमेरिका की पावर थोड़ी सी कम हुई। ये दिशा ठीक नहीं। तो सर आपका एक तरीके से इशारा है कि जिस प्रकार हम अवैध घुसपैठ से जिस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, जिस प्रकार भारत के बॉर्डर के 15 किलोमीटर अंदर तक अवैध घुसपैठ हो चुका है। बांग्लादेश के बारे में ये बातें कही जा रही हैं, बांग्लादेश को लेकर 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट हमारे यहाँ रह रहे हैं। बंगाल की 30% से भी ज़्यादा विधानसभा सीटें उनसे इफेक्टेड हो चुकी हैं। आसाम की 40% पॉपुलेशन उनसे इफेक्टेड हो चुका है और क्राइम तो चरम पर है। दिल्ली का भी हाल बुरा ही है, जहांगीरपुरी और सुल्तानपुरी उसके गवाह रहे हैं। तो जिस प्रकार के संकट हम झेल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के संकट भविष्य में अमेरिका भी झेल सकता है। दूसरी बड़ी बात की सर, ट्रम्प की जो एक दबदबा था या ट्रम्प की जो नीतियां थी, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में जाकर खुलेआम 50 इस्लामिक कंट्रियों को धमकाना कि आप लोग ये सब बंद करिए, या सऊदी अरब को सुधार के लिए मोड़ना, या फिर चीन को भी एक तरीके से काबू में रखना। बाइडेन बड़े लिबरल और सॉफ्ट होकर के नजर आ रहे हैं और उन्होंने ट्रम्प की जितनी भी कड़ाइयाँ या कंट्रोल करने की पॉलिसी उनमें खुली छूट दी। तो क्या हम ये माने कि अमेरिका जैसा देश भी उन्हीं संकटों से घिरने जा रहा है जिस प्रकार हम कभी 46 और 47 के आसपास गिरे थे, या फिर भविष्य के भारत के ऊपर भी जो चिंताएं व्यक्त की जा रही है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, या अभी जो अवैध माइग्रेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कन्वर्जन को लेकर के कि इट इज द डेंजरस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो क्या इसी प्रकार की संभावना अमेरिका में भी देखी जाए? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वहां भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजिस्ट या विचारक इस बात को आम जनता तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ भी जो लेफ्ट के लोग हैं, अब तो सब जानते हैं लेफ्ट विंग कौन है, या एंटी नेशन, या इनको ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, या फिर अर्बन नक्सल, जो भी हम नाम दें, तो कुछ ये भूमिका भारत में भी दिखाई दे रही है या अमेरिका में। इसके बारे में सर आप क्या कहें? मैं एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमें मानवीय दृष्टिकोण जरूर रखना चाहिए। अगर कोई कहीं पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, कोई बहुत मुसीबत में है और शरणार्थी आते हैं, तो मैं उसमें एक बड़ा दिल रखने के फेवर में हूँ, लेकिन इलीगल माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेशन बहुत गलत है और वो भी वोट बैंक बनाने के लिए, ये एक गलत नीति हो। और इसमें धर्म का मुद्दा भी नहीं आता। कई जगह अगर मुस्लिमों पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो हमें लीगल तरीके से उनके लिए पॉकेट्स बना देनी चाहिए विशिष्ट,
वो एक मानवीय तरीका होगा। जब बाइडेन ने जो किया है वो इलीगल माइग्रेशन को ओपन कर दिया। हमने भी 71 में बहुत सारे लोग लिए, लेकिन क्योंकि एक क्राइसिस थी, पाकिस्तानी आदमी ने मतलब जुल्म की हद कर दी थी। खाली हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी मारे जा रहे थे, बंगाली मुस्लिम मारे जा रहे थे। तो बल्कि उनका एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि हम नस्ल बदल देंगे बंगालियों को, इतने रेप करें। तो ऐसे में हमें आगे आकर के उनको सहायता देना जरूर एक जो हमारी परंपरा रही है वो उचित है। लेकिन हाँ, इलीगल उससे जो सुरक्षा की और क्योंकि बहुत सारे जब आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं तो है, पाकिस्तान ने 3 बार अटैक किया, चार होने लगे, चीन ने अटैक कर दिया है, कई बार सरहदों पर दिक्कत आती रहती है। तो हमें थोड़ा सा राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ज़्यादा सजग होना चाहिए। अब फिर बात करते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर, मध्य पूर्व को लेकर। ये बताया जाता है कि पिछले 4000 सालों से मध्य पूर्व के देश खून से नहा रहे हैं। इनके नक्शे भी बदलते रहते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये संघर्ष दिखा और आज भी दिख रहा है खासकर। तो इसमें 2 एंगल है कि क्या मध्य पूर्व में पुनः आग लगने वाली है और उसके लहरें भारत तक भी आएंगी, और इस मध्य पूर्व में जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ है खासकर, ये क्या गुल खिलाएगा। और इस समय जो ईरान बड़ी तेजी से सीरिया, रूस और चीन के साथ जो एक त्रिगुट बना के बैठा हुआ है, और एक तरफ सुन्नी देश है, एक तरफ शिया देश है, इसमें क्या हो सकता है। और कहीं ईरान का जो एक डर है वो सऊदी अरब और यूएई जैसे आधुनिक और उदारवादी मुस्लिम देशों के भी है। तो भविष्य का मध्य पूर्व आपको क्या दिखाई देता है? खासकर हम साक्षी हैं कि पिछले 4000 सालों से ये जमीन संघर्ष से भरी पड़ी है। दुनिया के कई सारे धर्म आए, पनपे, खत्म हुए। इसमें इजराइल का भी एक मुद्दा है। पाकिस्तान से लेके पूरे मिडिल ईस्ट में ये हल्ला है, या एक मानसिकता बन गई है कि आज नहीं तो कल ग्रेटर इजराइल बन के रहेगा। मूसा अपने फिर तख्त पर बैठेंगे, और इजराइल की आक्रामकता भी हमारे सामने है, हमास भी है, फिलिस्तीन का भी प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात, क्या इजराइल इनको नुकसान पहुंचाएगा या ग्रेटर इजराइल बनेगा, या फिर ईरान के आक्रामक होकर के दुनिया में एक नया बहुध्रुवीय विश्व गढ़ने की जो एक रणनीति है, खासकर उसके एटॉमिक पावर के चीज़ों से, जैसे अभी यूक्रेन में भी देखा गया या अजरबैजान आर्मेनिया के संघर्ष में भी देखा गया, और यहाँ तक कि कश्मीर में भी उसकी धमक दिख रही है। तालिबान के साथ समझौता भी दिख रहा है, और सबसे बढ़िया तुर्की के साथ भी समझौता दिख रहा है। तो मध्य पूर्व की भविष्य कैसा नजर आ रहा है, खासकर अगर इसके अतीत को देखें, उसके आधार पर मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया पूरा काफ़ी हिंसात्मक युद्धों के दौर से हजारों साल से झेलता आ रहा है। लेकिन यहाँ मैं ये जरा सा इसका क्वालिफिकेशन करना चाहूँगा कि युद्ध ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं बहुत भीषण होते थे। अशोक का जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है कि तो वैसे तो हमारे यहाँ व्याख्या विवरण बहुत कम मिलते हैं एग्जैक्ट युद्धों के, लेकिन अशोक का एक एग्जाम्पल क्लियर है कि वो भी इतना था कि इतना बुरा युद्ध था कलिंग के ऊपर जो आक्रमण था अशोक का, कि उससे व्यथित होकर उसने अपनी नीतियाँ बदली। हालांकि अब ये आ रहा है कि बौद्ध वो पहले से हो चुका था, बौद्ध होने के रूप में ही उसने कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन निश्चय ही उसने अपनी नीतियाँ बदली इस युद्ध की व्यथा देख। तो हिंसा और युद्ध जो हजारों साल की बात है वो केवल पश्चिमी एशिया में, चीन में भी, अफ्रीका में भी, यूरोप में बहुत भयंकर युद्ध चलते हैं। 30 वर्षीय युद्ध, मतलब उसके ऊपर तो इतना कुछ लिखा गया है, उसके आंकड़े तक है। तो 25% जर्मन राज्यों की पॉपुलेशन कम हो गई थी एक युद्ध के कारण। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है, ये बहुत लोग मारे गए। तो ये जो विभीषिका है ये केवल पश्चिम एशिया में नहीं, सभी जगह रही। लेकिन हाँ, यहाँ पर आज भी ऐसा हो रहा है, ये एक चिंता की बात है। अब हिंदुस्तान समझ गया है, यूरोप में, मतलब मॉडर्न एज में हम, या तो हम पोस्ट मॉडर्न एज में हैं। अब जो हमारा 1980 के करीब बाद से इंटरनेट का जो युग है, इसको हमें पोस्ट मॉडर्न कहना चाहिए।
चाहिए, एक शिफ्ट आया है। अब इसमें यूएनओ बनने के बाद अब इतने सारे युद्ध हो और उसमें इतनी हिंसा हो कि लोग एक दूसरे को गलियों में के स्तर पर भी यहाँ तक कहा गया कि पका के खाया एक दूसरे को सीरिया में। तो ये मॉडर्न एज में नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अफ्रीका के कुछ देश और पश्चिमी एशिया इसके आज भी शिकार हैं। पर कुछ इसमें पॉजिटिव कुछ नए अंकुर नज़र आ रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में कुछ रिफॉर्म हो रहा है, यूएई बदल गया है। तो दक्षिण पूर्व की तरफ देखें, मलेशिया और इंडोनेशिया काफ़ी पीसफुल कंट्रीज हैं। तो कुछ इसमें सुधार की अवसर नजर आ रहा, जैसे आपने कहा अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ है, तो सुलह की कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो रही है। और जैसा मैंने कहा कि बड़े जो शक्तियां हैं अगर वो संभली रहती हैं तो ये धीरे दूरगामी दृष्टि से तो सकारात्मकता की उम्मीद ज़्यादा है। तो एक दूसरा सवाल सर ईरान को लेकर के है। ईरान में हमने एक मॉडर्निटी का भी यह देखा, शाह राजा पहलवी का, खुमैनी क्रांति को भी देखा, 80 के दशक का जो खूनी क्रांति हुआ उसके दौर को पूरी दुनिया ने भी देखा। और आज भी जो हिजाब आंदोलन चल रहे हैं और जिस प्रकार की महिलाएं वहां डट करके खड़ी हैं और विरोध का दौर जारी है। चार्ली हेब्दो जैसी पत्रिकाओं ने क्या गजब के कार्टून्स निकाले, भले वो थोड़े अश्लील हैं, बेहुदा हैं, लेकिन उससे जो एक दृश्य दिख रहा है ईरान में बदलाव का, तो क्या लगता है कि जबरन तलवार के ऊपर जो एक दबा के विचारधारा रखी गई थी, इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं और वो उससे मुक्त होना चाहते हैं कहीं ना कहीं। जो इनके वैल्यूज थे, जिस पर इन्होंने अपने आप को बताया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं या हमारी विचारधारा अच्छी है या हमने दुनिया को तहजीब दी, वो सब के सब ध्वस्त हो रहा है। तो ईरान में अभी जो वर्तमान में क्रांति का दौर जो चल रहा है वो दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकता है, और सबसे बड़ी बात 56 से भी ज्यादा इस्लामिक मुल्क इससे कैसे सबक ले सकते हैं? आधुनिक काल में राज्य की शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्रांति तभी सफल हो पाती है जब न केवल संगठन और विचारधारा हो केंद्र के खिलाफ, बल्कि केंद्र में कहीं फूट हो। 4 चीजें चाहिए क्रांति सफल हो जाती है। विचारधारा सबसे पहले आती है जो केंद्र को चुनौती दे किन्हीं मुद्दों पे, फिर संगठन, और केंद्र के अंदर फूट हो। जैसे फ्रांस की क्रांति जब हुई तो एलिट्स में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसी वजह से क्रांति सफल हो गई। या जो भी सफल क्रांतियां देखेंगे, वियतनाम अगर सफल हुआ क्योंकि अमेरिका में खुद छात्र खड़े हो गए थे सरकार के खिलाफ, तो एलिट्स में अपने फूट होना बहुत जरूरी होता है। ईरान में उसके कुछ चिन्ह नजर आते हैं पर पूरी स्पष्टता नहीं है कि मुझे उम्मीद कम लगती है कि ईरान की सरकार डिगेगी। चौथा जो कारक होता है क्रांति के सफल होने का वो है विदेशी मदद। अभी तक ये पहल कोई कर नहीं रहा, और खासतौर पे बाइडेन जिस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं तो वो तो बल्कि ईरान से संधि करने जा रहे हैं, ईरान की सरकार से। तो ट्रंप ने एक सख्त स्टैंड लिया था ईरान की सरकार के खिलाफ। तो जब तक ये 4 चीज़ें नहीं मिलेंगी, मुझे कम उम्मीद लगती है कि किसी डिक्टेटरशिप को तख्ता आसानी से जनता पलट सकती है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पावर है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रैपिड मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, फिर नए जो हथियार हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आज डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उससे पूरा रिकॉर्ड सारी जनता है। तो इसकी मुझे उम्मीद कम है, पर फिर भी ये बहुत अच्छा चिन्ह है कि ईरान एक महान सभ्यता थी और उस पर इतनी ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप लागू हुआ। बात ये नहीं कि शरिया कानून माने ना माने, लेकिन खुले चुनाव और इस तरह की व्यक्तिगत आज़ादी, इस तरह से कुछ ही नहीं है।
आर्बिट्रेरी अरेस्ट, हैंगिंग्स, ये सब है हिंसा का। मेरे ख्याल से मैं हर धर्म की हमें इज्जत करनी चाहिए, बस एक चीज की हमारी पेशकश है कि हिंसा नहीं है। तो सर, आपके कहने का तात्पर्य है कि ईरान में जो भी परिवर्तनों की लहर चल रही है या जो क्रांति का आगाज दिख रहा है, इसका भविष्य उतना हमें सकारात्मक नजर नहीं आ रहा जब है। तक वो पहल ना हो, या तो विदेश से कोई मदद हो। सारे वैश्विक देश अभी शांत हैं और अमेरिका अभी मित्रवत भूमिका निभा रहा है। बीच में सूचना आई कि इजराइल की सरकार ने भी ईरान के साथ समझौता करना चाहा ताकि ये विरोध को थामा जा सके, और 56 देश तो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। तो मतलब वो ईरान एक बार पुनः उसी अपने वापसी दौर में जाएगा, ऐसा सर आपका मानना? ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। वैसे तो भविष्यवाणी राजनीति में करना मुश्किल होता है, लेकिन अपेक्षा यही है कि जब तक विदेशी मदद ना हो, हालांकि ये बहुत व्यापक जनमत है इस तरह का कि बदलाव होना चाहिए, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आधुनिक राज्य की ताकत बहुत ज़्यादा होती है अगर वो डिक्टेटोरियल है। इसीलिए तुम देखोगे कि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है। डेमोक्रेसी का ये लेसर इवल इसीलिए कि उसकी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और उसकी एक वल्नरेबिलिटी भी होती है, उसके अंदर एक कमजोरी भी होती है कि विदेशी ताकतें भी उसके अंदर इलेक्शंस में हर लेवल पर हस्तक्षेप और जासूसी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड करना, वो सब डेमोक्रेसी को झेलना पड़ता है। लेकिन डिक्टेटरशिप पावर तो बहुत ज़्यादा। अभी क्लास है किसी की? नहीं सर, क्लास में तो आगे कंटिन्यू करें हम लोग? थोड़ा सा कब तक? नहीं सर, आप कब तक कर सकते हैं? 2 बजे तक? हाँ, आधा घंटा कर लीजिए सर। ठीक है, आगे। सर, सऊदी अरब का क्या भविष्य लग रहा है? एक सऊदी अरब हमने ये भी देखा कि 150 साल पहले ये लगभग देश बना दिया गया। एक सऊदी अरब वो भी है जो MBS के मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 वाला है। एक 80 के दशक में जो वहाँ क्रांति आई थी जिसमें उसने अपने आप को मेहदी घोषित किया और पूरे मक्का मस्जिद को कंट्रोल में ले लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि 5000 से भी ज़्यादा मुल्ला मौलवी को MBS ने जेल में बंद रखा है। 4 लोग चौराहे पर खड़े नहीं हो सकते हैं, एक दृश्य ये भी है। और सबसे बड़ी बात कि सऊदी अरब में जो बदलाव की बयार चल रही है, या कह रहे हैं रेगिस्तान से जो ठंडी हवा आ रही है, क्या यह सऊदी अरब को बदलेगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि कट्टरपंथी पुनः सऊदी अरब को तहस नहस कर देंगे? कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ये 3 मिलकर सऊदी अरब पर कब्जा करेंगे और चेहरा सऊदी का ही रहेगा, और जो तुर्की के अर्दोगान जी हैं जो नए खलीफा बनने के होड़ में लगे हुए हैं, वो संभाल सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के नाम पर सऊदी अरब में जो कशमकश चल रही है और MBS जो करना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, उसके बारे में खासकर MBS ने जो भारत के बारे में भी जो पॉजिटिव बातें कही, खासकर नागरिकता कानून को लेकर के, या कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति को लेकर के, या कोई अन्य और मुद्दे, तो इनका एक बड़ा बैलेंस अप्रोच रहा है MBS का। तो अभी सऊदी अरब में जो उथल पुथल का दौर चल रहा है, इंटरनेट पे पाबंदी या ह्यूमन राइट्स को कम करके देखना, तो सऊदी अरब का भविष्य आपको कैसा दिखाई देता है? कि क्या वो भी एक UAE की तरह बदलाव लेकर के आएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब का इतिहास 150 साल पुराना फिर हो जाए और वो फिर तुर्की के अधीन आ जाए? सऊदी अरब की जब हम बात सोचते हैं तो 2 बिल्कुल विरोधी चिन्ह हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक तरफ MBS है और दूसरी तरफ ओसामा भी सऊदी अरब से है। तो ये कशमकश वहाँ के समाज में कुछ हद तक है, और जो सत्ता में है वहाँ पर, उनको खुद खतरा है उग्रवादियों से। इसीलिए वो सुधार की और आर्थिक नीतियों वगैरह तरक्की की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ उग्रवाद है, वहाँ से फंडिंग आ रही है, और जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं बहुत स्कूलों को उग्रवाद बढ़ाने के लिए वहाँ से फंडिंग आ जाती है।
यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का पैसा काफ़ी लगा है। लेकिन जो वहाँ का शासक वर्ग है उसको खुद इस उग्रवाद से खतरा है, इसीलिए वो इसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह है। और उसके साथ ही वो सुधार भी कुछ ला रहा है, कट्टरवाद कम कर रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि ऑयल उनको भी पता है बहुत दिनों तक नहीं रहता, जो उनकी सत्ता का आधार है, और इसलिए वो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये एक बहुत अच्छी पहल है जो एक आशा की किरण जगाती है। तो सर, अभी सऊदी अरब के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये द्वंद्व चल रहा है। दूसरी सर एक और भी है कि पूरा मिडिल ईस्ट या इस्लामिक कंट्रीज या सुन्नी के जो भी गुट हैं उनमें बुरी तरह बटे हुए हैं। ईरान और सऊदी अरब की तनातनी जग जाहिर है, और जो हर देश में अपने प्यादे बैठाते रहते हैं या बदलते रहते हैं, तो वहाँ पर जब कोई संघर्ष होता है तो उसकी गूंज रजिया सुल्तान के भी कार्यकाल में दिखी, या निज़ाम के भी कार्यकाल में दिखी, या लखनऊ के मुहर्रम के टाइम पीरियड में जो तजिए निकलते हैं वहाँ भी दिखती है। तो अभी जो एक भारतीय मोहम्मद बिन कासिम, हाँ, मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर भी दिखी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अवध के नवाबों के दौर में भी दिखी है। ऐसे 700 से भी ज़्यादा बड़ी घटनाएं देखी गई है। जैसे एक कभी दौर था कि इंग्लैंड और फ्रांस लड़ते थे तो हमारे यहाँ कर्नाटका युद्ध होता था, या एंग्लो फ्रेंच वॉर। उसी तरह ईरान और सऊदी अरब में आपस में या शिया सुन्नी समुदायों के बीच में जब जंग होती थी तो पूरा विश्व उस जंग में अपने आप को झोंक लेता था। अब ऐसी प्रवृत्ति क्या गुल खिला सकती है, और खासकर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों के बीच में ईरान और सऊदी अरब को लेकर के, या फिर जो अभी इर्तुल गाजी एक टीवी सीरियल बनाया गया है जो पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों की मानसिकता को बहुत तेजी से बदला है। उनके मोबाइल टोन्स या उनके चरित्र उनके घरों में दिखाई दे रहे हैं। तो उस टीवी सीरियल के माध्यम से जो एक लिबरल फेस ऑफ इस्लामिक वैल्यू और आइडियाज को जो दिखाया जा रहा है, क्या सचमुच टर्की इतना उदार था, खासकर कुर्दों के प्रति या शिया या सुन्नी समुदायों के प्रति, या फिर ईरान को लेकर के एक जबरदस्त वैमनस्य दिख रहा है तुर्की के अंदर, और वहीं गठबंधन का भी दौर दिख रहा है। तो ये पूरा अंतर्विरोध है जिसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना बड़ा मुश्किल है। तो हम इससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं? खासकर मोदी एरा के पहले तो हमारी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी ही माइनॉरिटीज को देख करके डिसाइड होती थी, चाहे वो इजराइल का विरोध हो या फिलिस्तीन का समर्थन हो, या ईरान और इराक के ऊपर चुप्पी हो, या इंदिरा के भाई सद्दाम जो इंदिरा जी का चप्पल और पर्स उठाते थे, इस तरह की झूठी अफवाह। तो आने वाले भविष्य कैसे दिखाई देता है, और क्या उससे भारत की फॉरेन पॉलिसी प्रभावित हो सकती है भविष्य में? ऑटोमन तुर्की के संबंध में मैंने भी महसूस किया कि ये कुछ एक सिलसिला शुरू हो गया है कि मध्यकालीन शासन को के जो स्याह पहलू हैं उनको ढक दिया। एक तरफ निश्चय ही ऑटोमन सल्तनत में ये बात थी कि क्रिश्चियंस, आर्मीनियंस, ज्यूज, सुन्नी, शिया सब उसमें रहते थे, और अमूमन शांति थी, ट्रेड वगैरह बहुत होता है। लेकिन कई बार ऑटोमन सल्तनत ने भयंकर नरसंहार किए, जैसे आर्मीनियंस का नरसंहार, ये तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। उसके पहले क्रीमिया में, उसके अलावा ग्रीस में, क्रीट जो आइलैंड है ग्रीस के साथ, बहुत भयंकर नरसंहार ऑटोमन सल्तनत ने की। तो ये बात निश्चय ही मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि हमें, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे कोई विद्वेष रखते हैं या उनको किसी उत्तेजना में उनकी आलोचना कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जो बड़े फैक्ट्स हैं उनको हमें छिपाना नहीं चाहिए। ये चीज़ मैं मुगलों के लिए भी कहूँ, ये बात ठीक है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब बनी, लेकिन इतना बड़ा नरसंहार हुआ। अकबर महान ने, जिस महान था, उसने ही चित्तौड़ के अंदर 30,000 तो सिविलियंस मारे थे जीतने के बाद। तो जीतने के बाद क्यों मारा? तो ये जो उनके स्याह पहलू थे उसको हम पर हमें पर्दा नहीं डालना चाहिए। लेकिन हाँ, पुराने जुल्मों को लेकर आज विद्वेष कभी नहीं बनाना चाहिए, ये भाईचारा का नाता है। लेकिन अगर पहले कभी कुछ अन्याय हुए या
तो उन पर उसको झुटलाना नहीं चाहिए। ये ऑटोमन सल्तनत को लेकर भी मैंने देखा पश्चिमी इतिहासकार वगैरह आजकल करने लगे, या सीरियल मैंने ये देखा नहीं, अगर उसमें इस तरह का दिखाया गया तो निश्चय ही उसको एक इतिहासकार की दृष्टि से ठीक किए जाने की जरूरत है। आज के जहाँ तक तुर्की की बात है, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन निकला था जब यंग टर्क्स मूवमेंट शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन अर्दोगान की एक निश्चय ही पीछे जा रहे हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि डिक्टेटोरियल तरीके से जा रहे हैं। जिस तरह का उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह को कुचला है, और जिस तरह से आर्बिट्ररी अरेस्ट वगैरह पनिशमेंट्स वगैरह हो रही है, तो वो एक निश्चय ही चिंता की बात। तो हमारे यहाँ भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो कभी कभी यूरोप घूम के आते हैं और अर्दोगन जी के घरों में चरण स्पर्श करके आते हैं, तो उनकी सारी उदारता वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन जो सब मूल बात है, जैसे फैक्ट नहीं छिपाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही आर्मेनिया में जनसंहार किया, जिनकी हड्डियां आज भी म्यूजियम में उनकी फोटोज मिल जाते हैं। तो इसका मतलब जो भारत में खासकर जो सीताराम गोयल जैसे जो हिस्टोरियन, उन्होंने दावे किए कि इतने करोड़ लोग मारे गए, 10 करोड़ दावा है, या फिर ईरानी या फारसी इतिहासकार 500 करोड़ लोगों को मारने की बात कह रहा है लगभग उस समय बृहद भारत में, जिसकी बात विवेकानंद जी ने भी 1893 में शिकागो में दर्ज की थी। कितने मारे वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मारे क्यों, खासकर युद्ध के समाप्त होने के बाद उनकी गर्दनें काटी गई। और जो मंदिर के दावे हैं, आजकल अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL में वर्शिप एक्ट पर भी बात चल रही है, उनके रिकॉर्ड के अनुसार 40,000 मंदिर तोड़े गए युद्ध के बाद। तो ये आइडियोलॉजी सेम देखी गई टर्की में भी और सेम देखी गई भारत में भी। खासकर युद्ध हो रहा है, युद्ध पहले भी होते थे, लेकिन कभी नालंदा विश्वविद्यालय के जलाया नहीं गया या मंदिर नहीं टूटे, जैसे चोल चालुक्य या चोल और पल्लव भी लड़ रहे हैं, या विजयनगर एम्पायर की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, या उसके पहले प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, जिसके एक पूरा रिकॉर्ड है, 300 सालों तक लड़ते रहे, लेकिन उसमें कभी आम पब्लिकों के ऊपर हमले नहीं हुए, मंदिरें नहीं तोड़े गए और जनसंहार नहीं हुआ। लेकिन आज की जो विचारधारा है वो डार्क एरा, मतलब गर्दन काटने वाली बातें को लुप्त करके उसको आइडियल के रूप में रखना। खासकर जमा मस्जिद कैंपस में जो किताबें मिलती हैं हीरो ऑफ इस्लाम, और छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि औरंगजेब, महमूद गजनवी, तैमूरलंग, वो तैमूरलंग जिसने 5 करोड़ लोगों को मारा, उनके नाम पर बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं, फिल्म स्टार रख रहे हैं, और वो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो रहा है। दुख की बात। तो ये तो बड़ी दुख और शर्म की बात है मानवता के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास की किताबों को बदलना चाहिए और बताना चाहिए कि ये गलत है, तभी तो हम उसका विरोध करेंगे। अभी तो हम उसके टिकटॉक वाले कार्टून देखते हैं कि तैमूर ने क्या खाया, तैमूर ने क्या पिया, या सफीना ने क्या किया वगैरह वगैरह। तो इसमें नहीं लगता कि पाठ्यक्रम में या किताबों में वो फैक्ट हमें डालने चाहिए, ताकि हम डार्क एरा से बाहर निकल सके। और जो भारत में अभी विमर्श चल रहा है कि इतिहास की किताबों को बदलना चाहिए, और दूसरी जो एक विमर्श की बात कर रही है, JNU जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाली यूनिवर्सिटी में भी धर्मों का एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, और धर्म अलग है, रिलीजन अलग है और मजहब अलग है। इन तीनों को जो हम एक साथ चाशनी में लपेट देते हैं, इनको अलग करना चाहिए, और दुनिया भर के संहारों युद्धों को धर्म के आधार पर समझने की जरूरत है। इस विषय पर आप सब क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जैसा मैंने भी कहा, और बिल्कुल सही बात है कि फैक्ट से हमें आंखें नहीं चुरानी चाहिए, लेकिन हम बुद्धिजीवियों का ये भी कर्तव्य है कि पुरानी ज्यादतियों को लेकर आज घृणा या आवेश ना बढ़े। यहाँ मैं, हालांकि गांधी जी ने कुछ चीज़ें ठीक नहीं की, सभी में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती, लेकिन यहाँ मैं अहिंसा और सविनय जो अवज्ञा आंदोलन, ये जुर्म को जवाब देने के लिए इस तरीके को मैं इज्जत करता हूँ। जब हम एक और दोनों एक्सट्रीम्स बुरी हैं, तथ्यों को छिपाना और उनके हिसाब से आज नीति ना बनाना कि भाई उसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन
पूर्वजों ने कुछ जुल्म किया, उसके लिए आज के पीढ़ियों को सजा देना या उनके ऊपर गुस्सा निकालना वो भी गलत होगा। तो हमें ये खासतौर पर बुद्धिजीवियों के नाते ये एक संयमित नीति अपनानी चाहिए। आज के मुसलमानों का दोष नहीं है कि मुगलों ने अगर अत्याचार किए, पर ये सोच के कि भाई आज के मुसलमानों को बुरा लग जाएगा इसलिए हम मुगलों के अत्याचार को की चर्चा भी ना करें, तो वो दोनों एक्सट्रीम्स गलत हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको भविष्य पे ही छोड़ देना चाहिए। अब चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, खासकर थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया को लेकर के। एशिया में ही है और भारतीय संस्कृति का परचम वहाँ दिखाई देता है। एक मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में भी हर जगह आपको गणेश जी या भारतीय देवी देवता के जो प्रतीक और जो प्रतिबिंब भारत में नहीं है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में है। खासकर इंडोनेशिया और मलेशिया में कभी कभी तो थाईलैंड के राजा का नाम ही रामा होता था, रामा चतुर्थ। 13 या 14 राम हो चुके हैं वहां पे रामा के नाम से। कोरिया की राजकुमारी भारत से गई थी, अयोध्या से, ये उन्होंने याद रखा है, हमने याद नहीं रखा। और जो एक बृहद भारत का कॉन्सेप्ट था, कहा जाता है वो ब्रिटिशर्स ने आके तोड़ दिया और पूरा का पूरा हमारा इतिहास और अतीत काट के रख दिया कि वो लोग भारतीय संस्कृति से इतनी गहराई से जुड़े होने के बाद भी भारत के प्रति एकदम उपेक्षित हैं, या हम उनको सिर्फ एक पटाया और थाईलैंड में पिकनिक या इंटरटेनमेंट प्लेस से ज्यादा उसको उस देश को नहीं देखते हैं। तब जब हर गली में रामलीला होती है, जितना तुलसीदास या राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भारत में नहीं याद किया जाता, उतना दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चेहरे जरूर उनके चीन के लोगों की तरह है, वो एक भौगोलिक बाध्यता हो सकती है, खान पान में चीनी कल्चर हावी है, वस्त्र वेशभूषा में भी हावी है, लेकिन जब संस्कृति की बात की जाती है तो वहाँ भारत नजर आता है। उन्होंने बताया कि कुंफू भारत से गया या फिर ये सब चीजें। तो दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी को लेके इतना अलगाव क्यों है और हम इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, या फिर इस बारे में जो सरकारों ने, वाजपेयी जी ने अपने टाइम पे गंगा मेकॉन्ग प्रोजेक्ट शुरू किया, या उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने पूरब की ओर देखो नीति शुरू की। तो 90 के दशक के पहले दक्षिण पूर्व एशिया पूरा भारत से कटा हुआ है और आज भी बहुत ज्यादा चेंज या अलगाव नहीं देखा जा रहा है। खासकर आसियान देशों के साथ वो हमसे ज्यादा चीन को अपने करीब पाते हैं, खासकर साउथ चाइना सी में जो देखी जा रही है। वियतनाम से जरूर थोड़ी बहुत हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, बट अन्य और देश, खासकर मलेशिया, जाकिर नायक जैसे जहरीले व्यक्ति को शरण देना और भारत विरोधी बातों को करना, अपने आप को खलीफा के रूप में एक नया, तो इतना अलगाव, संस्कृति एक है, सोच भी एक है, फिर इतना अलगाव सर क्यों दिखाई दे रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रति, या भारत भी उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहा है जितना कि लिया जाना चाहिए? दक्षिण पूर्वी नहीं, भारत का प्रभाव उत्तर एशिया पर भी बहुत जबरदस्त रहा, बौद्ध धर्म के रूप में। ये चार इंडिक रिलीजन्स हैं। सनातन, बाहर वालों ने हमको हिंदू कहा, वैसे तो अपना शब्द हमारा है सनातन, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव उत्तरी एशिया में भी बहुत है। तो ये सांस्कृतिक प्रसार और निर्यात तो भारत से हुआ ही, और इसमें जो नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू जो हमारी संस्कृति के हैं उनको हमें मानना चाहिए। नकारात्मक क्या है? हम एक तो आक्रमणों को झेल नहीं पाए, उनके लिए हमने झेल ही नहीं पाए, बल्कि उन्होंने उनके लिए कभी नीति नहीं बनाई। जैसे चीन ने अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई, वहाँ भी आक्रमण होते थे, वहाँ पे बड़े ग्रंथ इस पर लिखे गए कि वो बारबेरियंस बोलते थे बाहर वालों को, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, बारबेरियन को बारबेरियन के खिलाफ कैसे लड़ाया जाए, मिनिमम हिंसा से कैसे इनको कंट्रोल किया। तो चीन ने ऐसा किया, यूरोप ने किया, लेकिन भारत जो कि खाली 3 दर्रे तक रोक नहीं पाया। खाली 3 दर्रे तो थे नॉर्थ वेस्ट से, जहाँ आते थे इतने बड़े आक्रांता, और इतने भयंकर अत्याचार शुरू हो गए थे कि रानियां जौहर कर लेती थी। इसका अत्याचार बहुत भयंकर था।
तो सोच क्यों नहीं पाया भारत? चाणक्य के बाद कोई और क्यों नहीं आया? तो ये एक हमारी कमी रही है। दूसरी हमारी कमी रही है कि हम लोग साइंस में, सोच में, फिलॉसफी में तो बहुत आगे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत पीछे रह गए। एंशिएंट रोम ने, एंशिएंट चाइना ने कनाल्स बनाए, लेकिन यहाँ पर फेमिन्स में करोड़ों लोग मर जाते थे। और जब भूख से आदमी मरता है तो बर्नियर ने लिखा है, उसने माँ को बच्चा पकाते हुए देखा। जब आदमी भूख से मरता है तो बहुत बुरा हाल होता है, चीड़ फाड़ के खा जाते हैं लोग, अपनी बच्चियों को बेच देते हैं लोग। ऐसा हुआ है। हम लोग क्यों नहीं कुछ स्ट्रेटजी बना पाए? साउथ में जरूर मंदिरों के साथ टैंक्स वगैरह होते थे जिनसे थोड़ा इरिगेशन का, बट ना कैनाल्स वगैरह बनाने की ना मुगलों ने चिंता की, ना मौर्यों ने चिंता की। ये गुप्तवंश में ये हमारा एक फेलियर था। टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, हालांकि हम साइंस में एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर बहुत आगे हैं। लेकिन सकारात्मक पहलू हमारे क्या हैं, जो कि जैसा तुमने कहा, एशिया में दूसरे देशों ने भी हमारी संस्कृति को आयात किया। एक तो परिवार हमारा बहुत अहम पहलू है और बड़ा सकारात्मक पहलू है। परिवार हालांकि सभी सभ्यताओं में होता है, वो तो मानव ट्राइब्स में भी, स्टोन एज में भी होता था, लेकिन जैसे आदर्श रामचरितमानस से भाई भाई का रिश्ता, बच्चों का माता पिता के प्रति रिश्ता, जिसमें त्याग की बहुत ज़्यादा भावना है, संयम की बहुत ज़्यादा भावना है। मैं एक बहुत ही कंक्रीट एग्जाम्पल देता हूँ, जो बड़ा मतलब हमारे यहाँ जो धर्म और नियम का कंसेप्ट है ना, कि शाम होने के बाद लड़ाई बंद हो जाती है। धोखेबाजी की तो दूर की बात है। तो अच्छा, एक और बहुत अच्छा उदाहरण है वेजिटेरियनिज्म। दुनिया में कहीं भी इतने ज़्यादा लोग वेजिटेरियन नहीं है पॉपुलेशन में। अफ्रीका ले लो, चीन तो सब कुछ खाया जाते हैं, यूरोप ले लो, अमेरिका ले लो, केवल एक भारत है जहाँ पर ये धर्म का कंसेप्ट है, वेजिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है कि हमें पशुओं को भी दर्द ना हो, इस तरह से हमारा आहार रखें। तो ये हमारे कुछ गर्व करने वाली बातें हैं संस्कृति की, और मुझे लगता है कि इन्हीं से बगैर किसी युद्ध के, बगैर किसी आक्रामकता के हमारा ये एशिया में इतना बड़ा प्रभाव पहुंचा। इसके पीछे हजारों साल की अपनी तपस्या है, कौंडिन्य ऋषि का अपना योगदान है, चोलों का अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो पिछले 200 सालों से इतिहास या अतीत की व्याख्या को जिस विकृति के साथ ब्रिटिशर्स ने रखा, और डचों ने पूरा थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया को कब्जाया, और पूरे उन्होंने हिंदुस्तान से कनेक्टिविटी को या भारत से कनेक्टिविटी को काट दिया, और वो अलगाव अभी भी दिखाई दे रहा है। खासकर मोदी एरा में जरूर कोरिया के साथ या अन्य चीज़ों पे पहल दिखाई दे रही है, लेकिन जो इसमें सबसे चिंता की बात है चीन दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय भी है, दक्षिण पूर्वी सागर में कई जगह आर्टिफिशियल लैंड भी बना लिया है, और उससे सबसे बड़ी बात, वो भारत की सभ्यता के सारे तत्वों को मिटा रहा है। 100 से ज्यादा उसने ऐसी फिल्में बना रखी हैं जिसमें उसने गर्व से कहा है कि बुद्ध हमारे यहाँ जन्मे, और उसने ये भी बताया है कि भारत से कई लोग यहाँ आते रहे, मतलब बौद्ध धर्म को कब्जाना, भारत से बौद्ध धर्म के अस्तित्व को मिटाना। नेपाल तक के में जगह पर चाइनीज भाषा इम्प्लीमेंट हो चुकी है, हिंदी फिल्मों पे बैन, हिंदी गानों पे बैन, हिंदी से घृणा, संविधान में हिंदी या भारत के लोगों को चतुर्थ श्रेणी के नागरिक बनाना, या फिर एक जो घृणा की राजनीति है भारत के प्रति, जो इतना सम्मान था। कहा जाता है कि जो काम भारत सरकार नहीं कर पाई वो हमारे अन्ना रजनीकांत रोबोट कर दिए। खासकर कई जगहों में इतना समर्पण दिखाई देता है रजनीकांत के प्रति भी, चाहे वो साउथ की फिल्मों की वजह से हो या जो भी वजह से भी हो। एम्बेसी को भी फोन करना पड़ा, ऐसी बात आई थी, अब वास्तविकता क्या है नहीं पता। तो चाइना हमारे संस्कृति के हर चिन्ह को मिटा रहा है, फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से। आने वाले टाइम पीरियड में हमें शायद प्रूफ न मिले कि बुद्ध हमारे यहाँ हुए या बुद्धिज्म की विचारधारा हमारे यहाँ से पनपी, और सारे साउथ ईस्ट एशिया भी चुपचाप इस मुक्त दृष्टि के साक्षी बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्वाड ऑकस को लेकर के बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जो एक कल्चरल जेनोसाइड चाइना कर रहा है भारत का,
वो एकदम विलुप्त है। उसके प्रति कोई पॉलिसी भारत के न विदेश मंत्रालय में दिख रही है, न संस्कृति मंत्रालय में, न जागरूकता के स्तर पर दिख रही है। कुछ जो लोग कर भी रहे हैं वो यूट्यूब से, हमारे आपकी तरह कुछ लेखक हैं जो अपने विचारक हैं या छात्र हैं, जो भी कह लें उनको, वो अपने तरफ से कर रहे हैं कि चाइना कल्चरल जिनोसाइड्स कर रहा है और 14 देशों में ये काम खुल के सामने कर रहा है। तो हम इतने चुप, बेबस या लाचार क्यों नजर आ रहे हैं इस कल्चरल जेनोसाइड या अटैक के प्रति? या मैं एक बस थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। सही शब्द चाइना नहीं होगा, चाइना के लोग ऐसे नहीं हैं। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और वो कल्चरल जेनोसाइड केवल और मुल्कों का ही नहीं कर रही, जैसे तिब्बत में खासतौर पे, बल्कि उन्होंने अपने कल्चर का भी जेनोसाइड किया है। कम्युनिज्म तो धर्म के, हर चीज के खिलाफ रही। तो इसलिए दोष हमें कम्युनिस्ट पार्टी को देना है, वहाँ की सरकार को देना है। चीन के संस्कृति, चीन के लोग इस फितरत के नहीं है ज़्यादा, खासतौर पे जो अब जैसे ये उन्होंने बौद्ध धर्म कितने खुले मन से अपनाए। बौद्ध धर्म का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव। वो लोग हिंसांग वगैरह बार बार आए यहाँ सीखने के लिए, 400 से ज्यादा बहुत इज्जत करते थे हिंदुस्तान की। ये तो जब से माओवादी सत्ता में आए हैं तब से ये उन लोगों ने अपनाया है। तिब्बत का भी जो उन्होंने संहार किया है वो कम्युनिस्ट पार्टी के पावर में आने के बाद हुआ है। पहले के समाज की इस तरह की लड़ाई नहीं थी, बल्कि चाइना पर कुछ अटैक होते थे और वो अपना, उनकी बल्कि ये पॉलिसी होती थी कि मिनिमम वायलेंस होना चाहिए। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना लिया, बारबेरियन को बारबेरियन के साथ लड़ाया ताकि भी अपने अटैक, एक बार बस मंगोल अटैक उनका सक्सेसफुल हुआ। तो चीनी सभ्यता में मृदुता है, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी ने नाश किया है। ये हमें थोड़ा सा फर्क। चीन को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही हैं, पूरी दुनिया में उनकी धमक या धधक देखी जा रही है। एक उनका कहना है कि ऊपर गॉड, नीचे हम, बाकी सब लोग हमारे नीचे। तो चीनी साम्राज्यवाद की धधक नेपोलियन ने भी थोड़ी सी महसूस की थी, आज भी देखी जा रही है। जो सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे ज़्यादा प्रभावित अभी चीन से हो रहे हैं, चाहे वो हमारी विदेश नीति का मुद्दा हो, या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति 2 चीज़ों के ऊपर केंद्रित है। एक चीन के द्वारा निर्मित की गई पड़ोसी देशों में उथल-पुथल और चुनौतियाँ, और दूसरा विश्व की अन्य समस्याओं को साधना, जिसमें सबसे ज़्यादा, चाहे वो आप पाकिस्तान देख लें, अफगानिस्तान में तालिबान 2, या फिर लद्दाख में जो उथल-पुथल हुई बॉर्डर पर जो देखा गया, या तिब्बत में जनसंहार, या नेपाल में भारत विरोधी घटनाएं, या फिर डोकलाम को लेकर के भूटान में, श्रीलंका में, और फिर उसके बाद से मालदीव में इंडिया गो बैक का जो नारे लगे। तो पूरे भारत को चारों तरफ से घेर के भारत को बेबस और लाचार करना कि जो चाइना की अभी पॉलिसी या जो एक धमक है, तो इसको हम कैसे निकल सकते हैं